न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा देश को संबोधित किया। देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। वैक्सीनेशन से पहले पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम की बैठक ली और कहा कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी। पुलिस, सेना बल, होमगार्ड को पहले चरण में टीका लगेगा। स्वास्थ्य कर्मियों को पहले टीका लगाया जाएगा। कोरोना का टीका लगेगा। 16 जनवरी से देश भर में शुरू होगा वैक्सीनेशन और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम निर्णायक मोड़ पर हैं। दोनों वैक्सीन भरोसेमंद हैं और 4 वैक्सीन अभी तैयार हो रही हैं। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया के दूसरी वैक्सीन से ज्यादा सस्ती हैं और ज्यादा असरदायक हैं। हमने राज्यों की सहमति से ही प्राथमिकता तय की है। इस दौरान 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीका केंद्र सरकार लगाएगी। देश के हर जिले में ड्राई रन पूरा हो चुका है। 3 चरणों के अंदर ड्राई रन पूरा हुआ। इनमें से दूसरे चरण तक एक और वैक्सीन आने की उम्मीद है। यहां दूसरे चरण का मतलब कि पहले चरण में जब वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके बाद जब दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी, तब तक कुछ और वैक्सीन आ सकती है। दूसरे चरण में बुजुर्गों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को बाकायदा एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट यानी कि उसमें आपका नाम अंकित होगा, एड्रेस अंकित होगा और यह अंकित होगा कि आपने इस तारीख को इस सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराया है। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि बाकायदा एक डाटा तैयार होगा कि किस किस को वैक्सीनेट किया जा चुका है। दूसरा, आपके लिए भी एक रिमाइंडर के तौर पर यह काम करेगा कि आपको इसका दूसरा टीका कब लगवाना है। पहली डोज के बाद ही लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दूसरी डोज लगने के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें बता दिया जाएगा कि आपका कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। कोविड प्लेटफॉर्म पर कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया की निगरानी होगी। इस दौरान वैक्सीनेशन के लिए खासकर बनाया गया है कोविन ऐप, और कोविन ऐप लाभार्थी को रिमाइंड कराएगा। कोविन ऐप की दूसरी डोज के लिए रिमाइंडर देगा। टीकाकरण की सारी जानकारी कोविन ऐप पर ही मिलेगी। टीके को लेकर अफवाहों से सावधान रहने के लिए भी प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, इसका भी जिक्र उन्होंने किया और बाकायदा उन्होंने सभी राज्यों के नाम भी गिनवाए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अगर राज्यों की बात की जाए तो हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल, जहां बर्ड फ्लू के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। और बाकायदा सभी मुख्यमंत्रियों को आगाह भी किया और रिक्वेस्ट भी की कि जो स्थिति बन रही है उस पर निरंतर निगरानी रखी जाए। अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। राज्यों की जिम्मेदारी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर रोक लगाई जाए और इसके लिए धार्मिक और अन्य संगठनों के साथ चर्चा कर कदम उठाने की भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीदेगी भारत सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के दाम तय होने की जानकारी दी है। भारत सरकार से कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है। पहले चरण में 1 करोड़ डोज देगा सीरम इंस्टीट्यूट। एक डोज की कीमत 200 रुपए रखी गई, यानी कि एक बोतल के अंदर अगर 10 डोज है तो उस बोतल की कीमत हो गई 2000 रुपए। उस बोतल की कीमत 200 रुपए नहीं, एक डोज उसमें से जो होगी उसकी कीमत 200 रुपए रखी गई और सीरम इंस्टीट्यूट ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। आज शाम सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन भी बाकायदा भेजी जाएगी। और बात करते हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि किसानों से क्या बात हो रही है और क्या बात की जा रही है। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की, किस तरह का समझौता कर रही है। हमें सरकार के एक्शन से निराशा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा कि हमारा मकसद समस्या का हल निकालना है। सरकार कुछ नहीं करेगी तो कानून पर रोक लगा देगी। अगर आप नहीं कर रहे तो हम कर देंगे। लोग मर रहे हैं, आप हल नहीं निकाल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से भी बाकायदा पूछा कि कानून रोक दे तो क्या आप आंदोलन खत्म कर देंगे। कानून पर रोक लगी तो क्या
रास्ता छोड़ देंगे। ठंड में महिलाएं बूढ़े क्यों प्रदर्शन कर रही हैं, यह सवाल भी उठाया गया। कोरोना नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, क्यों मास्क दिखाई नहीं दे रही है। कृषि कानून पर कल आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम टुकड़ों में आदेश दे सकते हैं। मसलन पहले कुछ आदेश दिया जा सकता है और उसके बाद अगर बदलाव होता है तो फिर आगे भी उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों से कमेटी के लिए नाम भी मांगे हैं। कमेटी, उम्मीद कीजिए कि अगर कमेटी बनती है तो फिर उसमें कौन कौन हो सकता है। उसमें किसान प्रतिनिधिमंडल हो सकता है, विपक्ष के नेता हो सकते हैं, सरकार की नुमाइंदगी हो सकती है और कोई पूर्व चीफ जस्टिस हो सकता है जिनकी अध्यक्षता में यह कमेटी हल निकालने की कोशिश कर सकती है। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कल एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर अपना फैसला आज के लिए कम से कम सुरक्षित रखा है और अब कल आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष को एकजुट करने में सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष लगी हुई है। संसद सत्र से पहले विपक्ष की साझा बैठक होगी और कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त रणनीति भी बनेगी। इस दौरान एक चौंकाने वाला बयान हरियाणा से आया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का है और उनके दरअसल पिता का बयान है, अभय चौटाला का बयान है। उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होगी तो इस्तीफा दे दिया जाएगा। यानी कि अगर 26 जनवरी तक मांगे पूरी नहीं होती तो हरियाणा में खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी आज इस बयान के साथ बजा दी गई। वहीं किसानों को लेकर विवादित बयानों पर विधायक मदन दिलावर की अब सफाई आई है। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी लोग उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो किसानों के पेश में जो ढोंगी बैठे हैं और जो मजे उड़ा रहे हैं उन पर टिप्पणी की थी। कृषि कानूनों से किसानों का भला होगा। मोदी सरकार के निर्णय से विपक्षी पार्टियां दरअसल बेचैन है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, वो सादगी की मिसाल थी। आज केंद्र सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। शास्त्री की पुण्यतिथि पर कांग्रेस संकल्प लेती है, जब तक केंद्र तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेता तब तक सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान किसान हित में राज्य के 3 बिलों को राज्यपाल रोककर बैठे हैं। इन्हें मंजूरी नहीं दे रहे, ये मुद्दा भी डोटासरा ने उठाया और तीनों काले कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को राजभवन का घेराव करने की बात भी उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा जब तक रहेगा, किसानों के साथ वो लगातार खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वहीं बीजेपी की गुटबाजी पर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया और कहा कि मारवाड़ी में कहावत है कि जो जिसकी बेटी मारता है उसका बेटा मरता है। बीजेपी ने जनता की चुनी हुई सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा था। विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे, 8 मुख्यमंत्री बने घूम रहे हैं। मदन दिलावर किसानों को अय्याश बता रहे हैं। उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने और इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी सांसद विधायकों को राजनीतिक जमीन बचानी तो देना होगा साथ। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बोले गोविंद सिंह डोटासरा। कहा कि पदाधिकारियों को फील्ड में भेजा, ऑब्जर्वर भी लगाए जाएंगे। 13 तक पैनल मांगा गया है, 14 तक पैनल फाइनल करके सिंबल तक बांट दिए जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर सतीश पूनिया समर्थक मंच को लेकर बयान आए हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान आया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सुविधा भी है और दरअसल दुविधा भी है, जिसका लाभ भी है और जिसकी हानि भी है। मेरे नाम से जो शरारत हुई उसका पता लगा लिया गया है। आखिर कहां से ये लेटर जनरेट हुआ इसकी जानकारी लग चुकी है। मुझे अपने आप को नेता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नेता बनाती है। जमीनी तौर पर ऐसी कोई गतिविधि दिखती है तो कार्रवाई जरूर होगी। सोशल मीडिया साइबर एक्सपर्ट ने ये बाकायदा देख लिया है कि किसकी तरफ से वो जनरेट किया गया है और उसको हिदायत जरूर दी जाएगी। इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि इसको दोबारा ना दोहराया जाए, इस बात को देखा जाएगा।
वहीं हनुमान बेनीवाल के बारे में जब सवाल पूछा गया तो सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी को किसी तरह की और किसी की नसीहत की आवश्यकता नहीं। बिहार समाज के समर्थन के सवाल पर बोले सतीश पूनिया और कहा कि किसी जाति, समाज, बिरादरी से किसी को बांटा नहीं जा सकता। सभी कौमों की अहमियत है, उनका मान है, सम्मान है और ये हमेशा बना रहना चाहिए। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने निशाना साधा और कहा कि एक तरफ पुलिस महकमे के मुखिया उपलब्धियां गिना रही हैं और दूसरी तरफ जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया है। दरअसल गुलाबी नगरी में आज आरएएस की बहन की हत्या की गई। कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया और कहा गया कि प्रत्यक्ष ये प्रमाण है कि कानून व्यवस्था लचर है। पुलिस महकमे को उनकी तथाकथित उपलब्धियों का आईना दिखा रही है ये घटनाएं और 2 साल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है, जिससे तथाकथित पुख्ता कानून व्यवस्था की कलई खुल चुकी है। पुलिसिया तंत्र की नाकामी की वजह से आमजन में दहशत है और दहशतगर्दों में कोई डर नहीं। वहीं प्रदेश बीजेपी में जान फूकेंगे जेपी नड्डा। फरवरी में होगी राजस्थान बीजेपी की वर्किंग कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे वर्किंग कमेटी की बैठक। इस दौरान प्रदेश बीजेपी में उपजे हालात के बीच नड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को एक करना है, एकजुट करना है और ये अपने आप में यकीन मानिए वर्तमान स्थिति में बड़ी चुनौती। इस बीच बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश बीजेपी को निर्देश दिए हैं। नड्डा के राजस्थान आगमन से पहले नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। प्रदेश बीजेपी मंडल तक की टीमों का गठन पूरा किया जाएगा। बैठक से पहले प्रदेश बीजेपी को एक्टिव करने की भी निर्देश दिए गए। आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने बीजेपी प्रदेश में गुटबाजी से इनकार कर दिया है, लेकिन आखिर कौन यकीन करेगा इन बातों पर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी आलाकमान से जुड़े सूत्रों ने स्पष्ट किया है, बिना मुख्यमंत्री फेस प्रोजेक्ट किए प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। प्रदेश किसी राज्य में बीजेपी अगला सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। अलबत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का फेस। जोधपुर में कमांडो अंकित गुप्ता की खोज 5वें दिन भी जारी। अफसोस उनको अभी तक खोजा नहीं जा पाया, जबकि दिल्ली और मुंबई से आई टीमें लगातार उनको तलाश रही हैं। पानी में वाटर कैमरों के जरिए भी उनकी तलाश की जा रही। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, उसका ड्रिल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अफसोस वो खुद पानी में डूब गए और उसके बाद से उनके शव को लगातार तलाशा जा रहा है। 5 दिन हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जयपुर चिड़ियाघर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि जयपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की खौफनाक दस्तक महसूस की जा रही है। 3 कॉमन डक और ब्लैक स्टॉक की मृत्यु हो चुकी है। 3 कॉमन डक बीमार हैं। सभी के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए, भोपाल लैब भेज दिए गए। एहतियात के तौर पर चिड़ियाघर का पक्षी जो है वो पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि जो पर्यटक जाना चाहते हैं चिड़ियाघर अब वो अफसोस नहीं जा पाए। वहीं वाहन उद्योग के लिए बड़ी राहत की खबर है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार चढ़ा वाहनों का पंजीयन। दिसंबर में वाहनों की बिक्री में हुई 11.01% की बढ़ोतरी। पिछले साल की तुलना में दिसंबर में बढ़ा वाहनों का पंजीयन और दिसंबर 2019 में 16,61,245 वाहनों का पंजीयन हुआ। वहीं दिसंबर 2020 में 18,44,143 वाहनों का पंजीयन हुआ है। वाहन डीलर के राष्ट्रीय संगठन FADA ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों को छोड़ सभी श्रेणी में वृद्धि हुई है। दुपहिया वाहनों की बिक्री में दिसंबर 2020 में 11.88% की वृद्धि हुई है। यात्री वाहनों की बिक्री में दिसंबर 2020 में 23.99% की वृद्धि हुई। ट्रैक्टर्स की बिक्री में दिसंबर 2020 में 35.49% की बिक्री हुई। वहीं तिपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 52.75% और 13.52% की कमी आई है। अन्य श्रेणी के वाहनों में 31.36% की वृद्धि महसूस की गई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के चलते रद्द की ट्रेनों में रिफंड को लेकर परेशानी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान जिन ट्रेनों में यात्रियों ने टिकट बुक की थी, लेकिन बाद में उन ट्रेनों को रेलवे प्रशासन ने कर दिया था रद्द, उन ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा तारीख से 9 महीने की अवधि तक रिफंड दिया जा रहा है। लेकिन रिफंड में तारीख को लेकर हो रही गफलत। 21 मार्च से 12 अगस्त के बीच की यात्रा का 9 माह तक के लिए रिफंड है, लेकिन अवधि से एक भी दिन ज्यादा होने पर रिफंड नहीं दिया जा रहा। वहीं कुंभ के लिए चलने वाली ट्रेनों में देखी जा रही अव्यवस्था। अहमदाबाद ऋषिकेश अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का हो रहा संचालन और 8 जनवरी को घोषित करने के बाद ट्रेन में 9 जनवरी से शुरू हुई बुकिंग। ट्रेन में बुकिंग के साथ ही सामने आई बड़ी गड़बड़ी। अहमदाबाद से जाने वाली ट्रेन में हर दिन के लिए बुक हो रही टिकट, लेकिन ऋषिकेश से आने वाली ट्रेन में सप्ताह में केवल एक दिन के लिए बुकिंग हो रही है। यात्रियों के हंगामे के बाद ट्रेन में अपडेट की गई बुकिंग व्यवस्था। ओखा देहरादून स्पेशल ट्रेन में अब तक शुरू नहीं हो सकी टिकट बुकिंग, जबकि ये ट्रेन 15 जनवरी से शुरू होना भी घोषित की गई। अभी तक सॉफ्टवेयर में कैंसिल बताई जा रही है ये ट्रेन। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां परवान पर हैं। नगर प्रवेश, भूमि पूजन, धर्म ध्वजा और पेशवाई की तिथियां घोषित कर दी गई। किन्नर अखाड़ा और दंडी स्वामी जी जूना अखाड़ा के साथ शाही स्नान करेंगे। मेले में बिना कोरोना रिपोर्ट दिखाए स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। स्नान की तारीख से 5 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट के आधार पर कर सकेंगे स्नान। और कुंभ मेले के प्रचार प्रसार से जुड़ी अपडेट फेसबुक पेज पर शेयर की जाएगी। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन व्यवस्था अखाड़ा परिषद ने नाराजगी इस पर जताई। वहीं संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस का नया प्रयोग, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अब नहीं होगा लागू। पदाधिकारी बने नेताओं को सत्ता में भी मिलेगा मौका। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पार्टी की स्थिति को लेकर स्पष्ट किया। कहा कि संगठन के काम करने से मौके समाप्त नहीं होंगे। पार्टी में एक एक कर सभी काम पूरे होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए फिर से जिला स्तर पर सूचियां तैयार होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि